हेलो, नमस्कार दोस्तों। डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। ये प्रश्न जो है वो मैंने यूथ कंपटीशन टाइम्स की इस पुस्तक से लिया है, जहां पर जो प्रश्न दिए गए हैं वो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, कंप्यूटर असिस्टेंट, अपर निजी सचिव, ग्रुप सी, ग्रुप डी एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न हैं। इस बुक के थ्रू अभी तक हमने पॉलिटी डिस्कस किया है आप लोगों के साथ, आधुनिक भारत मॉडर्न इंडिया डिस्कस किया है, एनवायरमेंट डिस्कस किया है, इंडियन ज्योग्राफी डिस्कस किया है और अब हम डिस्कस कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। और ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेकेंड लेक्चर है क्लास। यहाँ पर हम सारे प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए कुछ प्रश्न आपको आसान लग सकते हैं, जैसे ग्रुप सी, ग्रुप डी एग्जाम्स के प्रश्न आपको आसान लग सकते हैं और आरओ एआरओ के भी प्रश्न इसमें इंक्लूडेड है। तो सारे प्रश्न जो हैं वो इस पुस्तक से लिए गए हैं, ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ। साथ ही साथ क्लास मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज की क्लास में हम किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। हम अर्थक्वेक से रिलेटेड पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे, वोल्केनो से रिलेटेड देखेंगे, लैंडफॉर्म से रिलेटेड देखेंगे, माउंटेन, प्लेटू और ग्रासलैंड से रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे, एटमॉस्फेयर से रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे और एटमॉस्फेरिक विंड से रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे आज के सेशन में। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। क्लास आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगी वीडियो कोर्स के बारे में। ये कोर्स को स्पेशली लॉन्च किया गया है आरओ एआरओ के लिए। ये वीडियो क्रैश कोर्स है जिसमें एंटायर सिलेबस को वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से कवर किया गया है, प्लस आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ के फॉर्मेट में, जो कि बाइलिंगुअल होंगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में होंगी। प्लस इसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, जिसमें कुछ टेस्ट आपके फुल टेस्ट होंगे प्लस सेक्शनल टेस्ट सब्जेक्ट वाइज भी होंगी। तो अगर इससे रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए इससे रिलेटेड तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखेंगे और इस सीरीज का हम 51 क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अ सीरीज ऑफ लाइन कनेक्टिंग द प्लेसेस हैविंग अ अर्थक्वेक एट द सेम टाइम आर कॉल्ड। मतलब एक ऐसी लाइन जो कि दो ऐसे प्लेसेस को कनेक्ट कर रही है जहां पर अर्थक्वेक एक ही समय पे आए हुए हैं, इसे हम क्या कहते हैं। यहाँ पर दिया गया है कोसेस्मल, इसमें एस लगा लीजिए, कोसेस्मल, आइसोसेस्मल, होमोसेस्मल या फिर सेस्मोल लाइन। इलाहाबाद हाई कोर्ट से ये परीक्षा 2021 शिफ्ट 2 में पूछा गया प्रश्न है। तो ध्यान दीजिएगा, अ सीरीज ऑफ लाइन कनेक्टिंग द प्लेसेस हैविंग द अर्थक्वेक एट द सेम टाइम आर कॉल्ड कोसेस्मल। ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, दो प्लेसेस जहां पर अर्थक्वेक एक साथ आए हों उसे जो लाइन कनेक्ट करती है उसे हम क्या कहते हैं, कोसेस्मल कहते हैं। ए आपका सही उत्तर है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक मैं आपको ट्रिक बताने जा रही हूं कि अगर आपसे परीक्षा में पूछेगा सेम टाइम दो जगह पर अर्थक्वेक आए हैं और जो उन दो जगह को जो लाइन कनेक्ट कर रही है उसे हम क्या कहते हैं, तो आप बता देंगे कोसेस्मल, जो कि आपके परीक्षा में पूछा गया है। लेकिन अगर आपसे पूछा गया प्रश्न है कि दो प्लेसेस जहां पर सेम इंटेंसिटी से अर्थक्वेक आए हैं, ठीक है, उन दो प्लेसेस को जो लाइन कनेक्ट कर रही है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आइसोसेस्मल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब इंटेंसिटी की बात आएगी, तीव्रता की बात आएगी, तो उसे हम आइसोसेस्मल कहते हैं। ठीक है, प्लेसेस को जहां पर सेम इंटेंसिटी से अर्थक्वेक आया है और उसको लाइन जो कनेक्ट कर रही है। जब पूछा जाएगा सेम टाइम पर अर्थक्वेक आया है तो वो कोसेस्मल हो जाएगा। तो दोनों ही पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर एक प्रश्न और पूछा जाता है कि सेस्मोग्राफ क्या होता है। तो याद रखिएगा, सेस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि रिकॉर्ड करता है वाइब्रेशन प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। ठीक है, सेस्मोग्राफ रिकॉर्ड्स द वाइब्रेशन सेस्मिक वेव्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। तो पूछा जाता है अर्थक्वेक मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, सेस्मोग्राफ। अब सेस्मोग्राफ में दो रिकॉर्डिंग होती है, एक आपका रिचर्ड स्केल होता है। उसमें रिचर्ड स्केल क्या मेजर करता है, याद रखिएगा, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को कौन मेजर करता है, रिचर्ड स्केल मेजर करता है। ठीक है, और दूसरा आपका होता है मर्कली स्केल, मर्कली स्केल। याद रखिएगा, ये आपका ध्यान रखिएगा इंटेंसिटी मेजर करता है।
ठीक है, ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक कैन बी कैलकुलेट यूजिंग द स्केल्स लाइक रिचर्ड स्केल। द इंटेंसिटी इफेक्ट डैमेज फेल्ट एट द लोकेशन इज ऑफन मेजर्ड यूजिंग द मॉडिफाइड मर्कली इंटेंसिटी स्केल। ठीक है, तो ये चीज भी क्लियर हो गई होगी, परीक्षा में यहां से भी प्रश्न बनता है। जो जो पॉइंट आपको बता रही हूं उन सारे पॉइंट को नोट डाउन करते हुए चलिए क्लास, प्रश्न एक एक पॉइंट से बनता है। यहां पर देखिए, पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक वेव इज कॉल्ड, जिस पॉइंट से अर्थक्वेक आपका ओरिजिनेट हो रहा है, मतलब सेस्मिक वेव्स आपकी निकल रही हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। ये याद रखिएगा, ठीक है, फोकस। और जिस पॉइंट पे ये सेस्मिक वेव आपके अर्थ के सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है, अपर सरफेस पे, उसको हम क्या कहते हैं, एपी सेंटर। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहां पर क्या पूछा गया है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक वेव इज नोन एज, भूकंप तरंग के उद्गम बिंदु की बात की गई है, तो इसे हम क्या कहते हैं, उद्गम केंद्र कहते हैं, फोकस कहते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़े क्लास अगले प्रश्न पे। यहां पर इन दोनों पॉइंट पर आप ध्यान दीजिएगा, जो पॉइंट मैं आपको क्लास के दौरान बता रही हूं। जिस पॉइंट से जो सेस्मिक वेव है आपकी ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। और ये आपका पॉइंट जो होता है वो अंडरग्राउंड होता है, ठीक है। जिस पॉइंट पे ये सेस्मिक वेव आपकी स्ट्राइक कर रही है सरफेस पे, ठीक है, जहां पर सबसे पहले अर्थक्वेक फेल्ट हो रहा है, जिस सरफेस पे, ठीक है, सरफेस की बात हो रही, तो इसे एपिसेंटर कहते हैं। जब भूकंप आता है तो आपने सुना होगा एपिसेंटर कहां पर है, ठीक है, ये न्यूज में अक्सर आपने सुना होगा। अब देखिए 53rd क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक वेव इज नोन एज, अभी हमने डिस्कस किया, ओरिजिन की बात करेंगे तो ये आपका फोकस हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर है। एन अर्थक्वेक इज ऑल्सो नोन एज टीचर, टेमर, टेम्पर या फिर क्रेटर। इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसे हम ट्रेमर भी कहते हैं, ठीक है, अर्थक्वेक को। बी आपका सही उत्तर है, एआरओ परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। अर्थक्वेक आर कॉज्ड बाय, अर्थक्वेक क्यों होता है, अर्थ के रिवॉल्यूशन की वजह से, टेक्टोनिज्म की वजह से, ठीक है, डेन्यूडेशन की वजह से, या फिर अर्थ रोटेशन। अब सोचो, अर्थ रोटेशन और रिवॉल्यूशन की वजह से अगर अर्थक्वेक होने लगे तो हम लोग हमेशा हिलते ही रहे, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, रोटेशन रिवॉल्यूशन की वजह से अर्थक्वेक नहीं होता, ये आप सभी को पता है। टेक्टोनिक एक्टिविटीज के कारण अर्थक्वेक अकर होता है। बी आपका सही उत्तर है यहाँ पर। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्लास, जब हम सेस्मिक वेव्स की बात करेंगे तो सेस्मिक वेव्स को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। यहाँ पर बॉडी वेव होता है जो कि आपके ट्रेवल करता है थ्रू द अर्थ, और एक सरफेस वेव होता है जो कि ट्रेवल अलोंग द अर्थ सरफेस। सरफेस पता ना, अर्थ के सरफेस के अलोंग जो ट्रेवल कर रहा है उसे हम सरफेस वेव कहते हैं, और जो ट्रेवल अलोंग थ्रू द अर्थ उसको हम क्या कहते हैं, बॉडी वेव्स कहते हैं। जो पूरी बॉडी में अर्थ के ट्रेवल कर रहा है उसे हम बॉडी वेव्स कहते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपकी परीक्षा के लिए है वो ये है, पी वेव्स और एस वेव्स। याद रखिएगा, पी वेव्स जो है वो प्राइमरी वेव्स होती है, वो ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल करती है, ये याद रखिएगा। इट ट्रेवल्स थ्रू द सॉलिड एंड लिक्विड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को यहीं पर कंफ्यूजन होती है। ध्यान रखिएगा, जो प्राइमरी वेव्स है दे कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है, सॉलिड और लिक्विड दोनों से, ठोस और तरल पदार्थ दोनों से पी वेव्स आपकी प्राइमरी तरंग जो है वो ट्रेवल कर सकती है। लेकिन जो एस वेव है, सेकेंडरी वेव है, इट कैन ट्रेवल ओनली थ्रू द सॉलिड। और एग्जाम में यही कंफ्यूज किया जाता है, इंटरचेंज कर दिया जाता है। उसमें दे दिया जाता है कि जो सेकेंडरी वेव्स है इट कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड एंड लिक्विड बोथ, एंड प्राइमरी वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड ओनली। इंटरचेंज कर दिया गया तो गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो आपकी प्राइमरी वेव्स हैं वो आपके सॉलिड लिक्विड दोनों में ट्रेवल कर सकती है, और जो सेकेंडरी वेव्स है इट कैन ट्रेवल ओनली थ्रू द सॉलिड। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए ये प्राइमरी वेव्स है, तो प्राइमरी वेव्स आपकी क्या हो रही है, सॉलिड लिक्विड दोनों में ट्रेवल कर देगी, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो वो कोर में भी ट्रेवल करेगी प्राइमरी वेव, क्योंकि वो सॉलिड लिक्विड दोनों में ट्रेवल कर रही। लेकिन जो सेकेंडरी वेव है इट कैन ट्रेवल ओनली थ्रू द सॉलिड, ये ध्यान रखिएगा। और सरफेस वेव आपको ये दिख रही है जो कि अर्थ के सरफेस पे ट्रेवल कर रही है।
क्लियर है क्लास? ये देखो, ये अर्थक्वेक का फोकस है, जहां पर अर्थक्वेक आपका ओरिजिनेट हुआ है। अभी मैंने आपको बताया है बीनीथ द सरफेस, सरफेस के अंदर एक पॉइंट है जहां से आपके जो वेव्स हैं, सेस्मिक वेव्स हैं, वो ओरिजिनेट हो रही है। उनको, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। तो ये फोकस है, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर। और जहां पर ये स्ट्राइक करेगी उसको हम एपिसेंटर कहेंगे। सरफेस पे जहां पर फेल्ट होगी सरफेस पे, उसको एपिसेंटर कहा जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। तो यहाँ पर जब हम पी वेव्स की बात करेंगे, पी वेव्स आर प्राइमरी वेव्स, एस वेव्स आर सेकेंडरी वेव्स। पी वेव्स की स्पीड ज़्यादा तेज होती है सेकेंडरी वेव्स के कंपैरिजन में। यहाँ पर पी वेव्स हम देखेंगे सॉलिड लिक्विड गैसेस से ट्रेवल कर सकती है, लेकिन जो एस वेव है वो खाली, सेकेंडरी वेव जो है वो खाली सॉलिड में ट्रेवल करेगी। मोशन कैसा होता है? पैरेलल मोशन होता है, लॉन्गिट्यूडनल मोशन होता है। यहाँ पर अगर हम एस वेव को देखेंगे तो इनका मोशन परपेंडिकुलर ट्रांसवर्स मोशन होता है। आपके एग्जाम में तो नहीं पूछा गया है, लेकिन जो और एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे पी वेव, एस वेव से भी रिलेटेड प्रश्न बन जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया कहाँ पर कंफ्यूज करने का प्रयास करता है एग्जामिनर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं वोल्केनो से रिलेटेड। नेम द एक्टिव वोल्केनो फाउंड इन अंटार्कटिका। तो आपको बताना है कौन सा एक्टिव वोल्केनो अंटार्कटिका में पाया जाता है। 56। तो यहाँ पर देखिए, माउंट कटमई दिया है, माउंट विंसन दिया है, माउंट एरेबस दिया है और माउंट हेक्ला दिया है। और आपका सही उत्तर है इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ परीक्षा 2023 में पूछा गया है। यहाँ पर 56 का जो सही उत्तर है वो है सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देखिए, माउंट एरेबस की अगर हम बात करेंगे तो ये अंटार्कटिका में स्थित एक एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है, माउंट कटमई की बात करेंगे, इसको नोट कर लीजिए, ये अलास्का में स्थित सक्रिय वोल्केनो है। जब माउंट हेक्ला की बात करेंगे तो ये आइसलैंड में स्थित सक्रिय एक्टिव वोल्केनो है। और माउंट विंसन की बात करेंगे, ये अंटार्कटिका में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। ये ध्यान रखिएगा, क्लियर है? अभी मैं आपको लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगी, उसकी चिंता मत करिएगा। यहाँ पर देख लीजिए कुछ सक्रिय ज्वालामुखी की एक्टिव वोल्केनो की हम बात कर रहे हैं। किलायू कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ये कहाँ पर है? हवाई द्वीप में है। ठीक है, फिर यहाँ पे बगाना याद रखिएगा, ये पपुआ न्यू गिनी में है। ठीक है, फिर समेरू और मेरापी भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इंडोनेशिया में है। माउंट एटना सिसिली में है, कई बार पूछा गया है। स्ट्रोम्बोली जब हम बोलेंगे तो ये भी एक्टिव वोल्केनो है, लिपारी द्वीप में है। ठीक है, कोटोपेक्सी इक्वाडोर में है। बेरन द्वीप अंडमान निकोबार में। एकमात्र एक्टिव वोल्केनो जो कि भारत में है वो है बेरन द्वीप में। ठीक है, फिर माउंट एरेबस की बात करेंगे तो अंटार्कटिका रास द्वीप में है। ओजस डेल सलाडो की बात करेंगे तो अर्जेंटीना चिली में हो गया। ठीक है, मोना लोवा हवाई द्वीप में है। मैयोन फिलीपींस में है। क्लास, इस लिस्ट की स्क्रीनशॉट आप ज़रूर ले लीजिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आरओ एआरओ के लिए, चाहे वो सचिवालय वाला हो, चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट वाला हो, पीसीएस हो, सारे में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो एक्टिव वोल्केनो की एक लिस्ट बना लीजिए, कई बार पूछा गया प्रश्न है कोटोपेक्सी कहाँ पर है। अगर विश्वास नहीं होता है तो पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, और ऐसा मत सोचना कि मैम ऐसे ही कह रही, बहुत महत्वपूर्ण है। जब कोई टॉपिक महत्वपूर्ण होता है वहीं पे मैं कहती हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा और इनको बार बार रिवाइज करते रहिए। इसी तरीके से अगर हम बात करें प्रसुप्त ज्वालामुखी की, तो यहाँ पर देखिए वेसुवियस कहाँ पर है? इटली में है। ठीक है, फ्यूजियामा कहाँ पर है? जापान में है। काकराटाओ कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। नारकोंडम कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में है। ठीक है, शांत ज्वालामुखी की अगर हम बात करेंगे तो चिमराजो कहाँ पर है? इक्वाडोर में है। देवबंद कहाँ पर है? ईरान में है। ठीक है, किलिमंजारो तंजानिया में, कोह सुल्तान पाकिस्तान में, एकांकागुआ अर्जेंटीना में, पोपा म्यांमार में। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर दोनों स्लाइड का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए क्लास, मैं साइड में हो जाती हूँ ताकि आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट ले पाए। एक मिनट, मैं इसको डिलीट मार दूँ। अब पहले इसका लीजिए आप लोग, इसको भी डिलीट मारती हूँ। यहाँ पर जितना भी आपको दिया गया है नाम, सब पता होना चाहिए कि किसकी कहाँ पर लोकेशन है, क्योंकि किसी ना किसी एग्जाम में आपको यहाँ से एक प्रश्न मिल जाएगा। तो चलिए पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, अगली स्लाइड का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। क्लियर है?
चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेड और एक्सटिंक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेड और एक्सटिंक्ट वोल्केनो? क्या दिया गया है? माउंट किलिमंजारो। सबसे पहले तो यही याद रखना कि माउंट किलिमंजारो कहां पर है। कोई पूछेगा तो क्या बताओगे? तंजानिया में है, ठीक है। पोपा की बात करेंगे तो ये म्यांमार में है। कोटोपेक्सी अभी हमने देखा इक्वाडोर, ठीक है। फिर चिम्बोराजो की हम बात करेंगे तो ये भी इक्वाडोर में है। अब बताओ प्रश्न जो है वो बताओ। पहले प्लेसेस पता होना चाहिए कि ये वॉल्केनो किस स्थान पर है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फिर मैं बोलूंगी। अब दूसरी चीज आपको पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सा डेड या एक्सटिंक्ट वॉल्केनो नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट एपीएस परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। और यहाँ पर कोटोपेक्सी जो इक्वाडोर में है वो आपका डेड या एक्सटिंक्ट वॉल्केनो नहीं है, ये एक एक्टिव वॉल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है। तो किलिमंजारो चलो बोलो कहां पर है मेरे साथ? तंजानिया में है। ये एक निष्क्रिय वॉल्केनो है, ठीक है। पोपा की बात करेंगे म्यांमार में है, ये मृत या निष्क्रिय वॉल्केनो है। कोटोपेक्सी इक्वाडोर में है, ये एक एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है। चिम्बोराजो की बात करेंगे इक्वाडोर, ये एक मृत वॉल्केनो है, डेड वॉल्केनो है। अगला देखते हैं 58th क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या दिया गया है? Which one of the following has the largest number of active volcano? कहाँ पर लार्जेस्ट नंबर ऑफ एक्टिव वॉल्केनो देखने को मिलते हैं? तो यहाँ पर दिया गया है अलास्का, ठीक है। फिर उसके बाद दिया गया है एलुसियन द्वीप समूह, फिर हवाई द्वीप समूह या फिर आइसलैंड। इलाहाबाद हाईकोर्ट सीए परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनो हमें देखने को मिलते हैं एलुसियन द्वीप समूह में। बी आपका सही उत्तर है, ठीक है। क्लियर है? एलुसियन द्वीप समूह जो है वो पैसिफिक ओशियन में, उत्तरी नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में ये आपका है, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनो देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं 59th क्वेश्चन को। यहाँ पर क्लास ध्यान से देखिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द वॉल्केनो माउंट कटमई लोकेटेड? तो बताइए माउंट कटमई कहां पर लोकेटेड है, ये पूछा गया है। 59 का आपका सही उत्तर क्या है? माउंट कटमई जो है वो यूएसए में लोकेटेड है। इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो माउंट कटमई कहां पर है? ये अलास्का रीजन में है, ठीक है। ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, याद रखिएगा। और यहाँ पर पूछा गया यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का प्रायद्वीप में स्थित है। तीनों चीज याद रखिएगा। अगर आपसे परीक्षा में पूछा गया कि माउंट कटमई कहाँ पर है और ऑप्शन में अलास्का दिया गया तो आप अलास्का टिक लगाएंगे, और अगर आपको दिया गया यूएसए तो आप यूएसए टिक लगाएंगे, लेकिन याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कटमई कहाँ पर है? ये दक्षिणी अलास्का में स्थित है। बैरन आइलैंड, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, बैरन आइलैंड जो है वो एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है भारत में, ठीक है। बैरन आइलैंड इन दी अंडमान निकोबार अंडमान सी सॉरी बैरन आइलैंड इन दी अंडमान सी इज नोन फॉर इट्स एक्टिव वॉल्केनो, ठीक है। ए आपका सही उत्तर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अंडमान सागर में बैरन द्वीप समूह द्वीप ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है। यह भारतीय उप महाद्वीप में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जो मैंने आपको बता दिया। यह केंद्र शासित अंडमान निकोबार प्रदेश का एक हिस्सा है। यह द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। चलिए ये सारी जानकारी आपको होगी, इंडियन ओशन में लोकेटेड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन इज, ज्वालामुखी उत्पत्ति का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ब्रिटिश आइलैंड, आइसलैंड, क्यूबा या फिर जमैका? यहाँ पर आपसे ये प्रश्न इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है, और यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो है आइसलैंड। बी आपका सही उत्तर है। लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ वॉल्केनिक, विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी द्वीप आइसलैंड है। इसका आकार अगर हम देखेंगे 39,702 वर्ग मील है, या उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए क्या दिया गया, हिमलुम्बी निलंबी निक्षेप खंबा सतह पर जमने वाले किस भू आकृति के हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टेलाक्टाइट और स्टेलामाइट की बात की गई है। यहाँ पर देखिए जो नीचे इस तरीके के नोक की तरीके से जो आपके स्ट्रक्चर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्टेलामाइट, ठीक है, याद रखिएगा। और जो ऊपर आपको इस तरीके के
नोकीले स्ट्रक्चर्स दिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्टेलाक्टाइट। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये किस चीज से रिलेटेड है बताइए। 60 सेकेंड का आपका सही उत्तर क्या होगा, ये आपका भूमिगत जल से रिलेटेड है। ठीक है, डी आपका सही उत्तर है। यहां पर देख लीजिए, स्टेलेक्टाइट या स्टेगमाइट की अगर हम बात करें, और स्तंभ पिलर जैसे निष्पेक्ष भू आकृतियां भूमिगत जल के बहाव और निक्षेप से निर्मित होती है। भू सतह के अंदर चट्टानों एवं उनके छिद्रों में पाए जाने वाले जल को भूमिगत जल कहते हैं। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। आपने जो मूवीज देखी होगी एनिमेटेड मूवीज में, वहां पर आपको ऐसे दिखता है कि जो वाटर आइस के फॉर्म में ये आपके डिपॉजिट होते हैं बहुत नुकीले से। ठीक है, नोक रहती है इसमें, तो उसी की बात यहाँ पर की गई है। ये अंडरग्राउंड वाटर होते हैं जो कि इस तरीके से फ्रीज कर जाते हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो डी आपका सही उत्तर हो गया। अगला हम देखते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया है, इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो इज लोकेटेड इन द आइलैंड ऑफ अंडमान निकोबार। अभी हमने डिस्कस किया है ये कहाँ पर है, हैवलॉक में है, नील में है, कच्छर में है या फिर बैरन में है। तो बैरन वॉल्केनो के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, यहाँ पर ये ग्रुप डी एग्जाम में 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉल्केनो इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, पोपा, माउंट एटना, कोटोपेक्सी या फिर वेसुवियस। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो है पोपा। पोपा जो है वो एक एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है जो कि कहाँ पर है, म्यांमार में है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। देखिए, एक्टिव वॉल्केनो और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो से रिलेटेड प्रश्न आपके परीक्षा में कई बार पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, विलुप्त ज्वालामुखी की बात की जा रही है। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जिसमें एक बार उद्गार के पश्चात पुनः उद्गार नहीं हुआ है। इस प्रकार के ज्वालामुखी के मुहाने में पानी भर जाने से झील बन जाता है और इस प्रकार की झील को क्रेटर झील भी कहा जाता है। जब हम बात कर रहे हैं पोपा की, तो ये कहाँ पर है, म्यांमार में है। ठीक है, यहाँ पर हमने आपको बताया था चिम्बाराजो कहाँ पर है, जल्दी से बता दीजिए, इक्वाडोर में है। ठीक है, कोह सुल्तान कहाँ पर है, ये आपका ईरान में है, एवं देवबंद जो है इसका उदाहरण है। ठीक है, याद रखिएगा। मतलब एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, एक समय यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था लेकिन काफी लंबे समय से वॉल्केनिक इरप्शन नहीं हुआ है और इसका जो मुहाना है उसमें पानी भर गया है, तो क्रेटर झील की तरह ये अपीयर होता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, म्यांमार का पोपा, इक्वाडोर का चिम्बाराजो, ठीक है, ईरान का कोह सुल्तान और देवबंद इसके उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, लैंड फॉर्म से रिलेटेड। यहाँ पर क्या प्रश्न दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। डिपोजिशनल फीचर ऑफ ग्लेशियर इज नोन एज, किसी हिमनद का निक्षेपीय अभिलक्षण है, हिमोद, खड़ी चट्टान, जलौद मैदान या फिर समुद्र तट। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये देखिए यहाँ पर ग्लेशियर डिपोजिशन हो रहा है। ठीक है, और इसे हम कहते हैं मोरेन। ठीक है, मोरेन कहा जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ड्राइवर एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ए आपका सही उत्तर है। यहाँ पर लिथोस्फीयर की जब हम बात करते हैं तो लिथोस्फीयर किसका बना होता है, मतलब लिथोस्फीयर की जब हम बात करते हैं तो हम क्या बता रहे हैं, कोर एंड लोअर मेंटल, इनर एंड आउटर कोर, क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल, क्रस्ट एंड एडजेसेंट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। देखिए, एटमॉस्फेयर तो लिथोस्फीयर में होगा ही नहीं। मैंने आपको बताया है कि जब आप अर्थ के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे अंदर कोर होता है, ठीक है, फिर मेंटल होता है और फिर सबसे बाहर अगर हम देखेंगे तो क्रस्ट होता है। ठीक है, लिथोस्फीयर की हम बात करेंगे तो लिथोस्फीयर में आपका क्रस्ट और अपर मेंटल इसका हिस्सा होता है। तो क्रस्ट प्लस अपर मेंटल लेयर की जब हम बात करते हैं तो वो आपका लिथोस्फीयर फॉर्म करता है। यहाँ पर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे हम देखते हैं अगले प्रश्न को, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन इज एसोसिएटेड विद द लाइमस्टोन ट्रोपोग्राफी। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, लाइमस्टोन ट्रोपोग्राफी से रिलेटेड कौन सा आपका प्लेन है।
तो यहाँ पे बाजदा प्लेन दिया है, जलोढ़ जिसको कि एलुवियल प्लेन कहते हैं, कास्ट मैदान दिया है और पेने मैदान दिया है। और यहाँ पर लाइमस्टोन ट्रोपोग्राफी के लिए आपका है कास्ट मैदान। ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। ये आपको दिखेगा कास्ट मैदान का एग्जाम्पल, कास्ट प्लेन का। ठीक है, ये लाइमस्टोन डिपोजिशन के लिए फेमस होता है। सी आपका सही उत्तर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। रिफ्ट वैली इज फॉर्म्ड, रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है बिटवीन द टू एंटीक्लाइंस, बिटवीन द टू फॉल्ट ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन, इरोजन और सिंक्लिनल बेसिन। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए। रिफ्ट वैली आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से अपीयर होती, ये रिफ्ट वैली है। ठीक है, ये रिफ्ट वैली है। यहाँ पे अगर आप अफ्रीका का मैप देखेंगे तो यहाँ पर रिफ्ट वैली देखने को मिलती है। क्लियर है। अब बताइए रिफ्ट वैली जो है वो फॉर्म होती है, कब फॉर्म होती है, ये पूछा गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो रिफ्ट वैली जो है दो फॉल्ट्स के बीच में आपकी फॉर्म होती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दो फॉल्ट्स आपको दिखेंगे, ये देखिए ये। ठीक है, यहाँ पर एक वैली फॉर्म हो रही है जिसे हम कह रहे हैं रिफ्ट वैली। इसका भी स्टेजेस होता है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो पार्ट है वो नीचे की तरफ धंस रहा है, दिख रहा है आपको। तो एक रिफ्ट वैली आपकी फॉर्म हो रही है। चलिए, रिफ्ट वैली का निर्माण दो विभंगों के बीच होता है। रिफ्ट घाटी एक स्थल रूप है जिसका निर्माण विवर्तनिक हलचल के परिणाम स्वरूप होने वाले भ्रंशन के कारण होता है। ये समानता पर्वत श्रेणी अथवा उच्च भूमियों के बीच स्थित लंबी आकृति वाली घाटियां होती हैं जिनमें अक्सर झील निर्माण। अब कोई भी हिस्सा अगर दबेगा और बारिश होगी तो वहां पर पानी इकट्ठा होगा, झील का निर्माण होगा। ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। अफ्रीका रिफ्ट वैली दरार घाटी का उदाहरण है। ठीक है, अफ्रीकन भ्रंश घाटी लाल सागर से दक्षिण की ओर और तकरीबन 3000 किलोमीटर तक विस्तृत है। अगला हम देखते हैं, बेथोलिथ आर लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय। चलिए बताइए, बेथोलिथ आर लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय फ्लूवियल एक्शन, ग्लेशियर, ग्राउंड वाटर या फिर वॉल्केनिक एक्टिविटी। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये बेथोलिथ है। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर आपको कौन सा एक्शन दिख रहा है, 69 का। इसीलिए मैंने पिक्चर्स को इंक्लूड किया है ताकि दिमाग में चीज़ें आपकी बैठ जाए कि रिफ्ट वैली कैसे दिखती है, या फिर हम बात करें यहाँ पे बेथोलिथ की बात करें वो कैसे दिखता है, मोरेन कैसे दिखता है, ग्लेशियर डिपोजिशन जहाँ पर होता है। तो पिक्चर से चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है और इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर है वो है वॉल्केनिक एक्टिविटी। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वॉल्केनो है, यहाँ पर ये क्या है, मैग्मा है। ठीक है, और मैग्मा से आप यहाँ पर देख रहे हैं ये बेथोलिथ फॉर्म हुआ है। तो ये कौन सी एक्टिविटी है, यहाँ पर देखिए डाइक है। ठीक है, क्लियर है ना। तो ये बेथोलिथ आर लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड बाय वॉल्केनिक एक्टिविटीज, डी आपका सही उत्तर है। बेथोलिथ सबसे बड़े आग्नेय चट्टान पिंड हैं जो अंतर्वर्धी चट्टानों से बनते हैं। पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया में बेथोलिथ का सबसे महत्वपूर्ण संबंध होता है। हिमालय की केंद्रीय उच्चतम श्रेणियां ग्रेनाइट के बेथोलिथ से ही निर्मित है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधियों द्वारा हुई है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए हिमोन की बात की गई है, मोरेन्स की बात की गई है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा ये ग्लेशियर डिपोजिशन के कारण बनती हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ये 70 क्वेश्चन है आपका। ठीक है, यहाँ पर ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, माउंटेन प्लेटू से रिलेटेड। The Himalayas are divided broadly into 3 mountain regions. Which one of the following is not one of the those region? तो बताइए, वेस्टर्न हिमालय, नदर्न हिमालय, केंद्रीय हिमालय या फिर ईस्टर्न हिमालय। इंग्लिश हिंदी सब मिक्स हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ 2023 में पूछा गया प्रश्न है। जब हम हिमालयन रीजन को डिवाइड करते हैं तो आपको पता है सबसे ऊपर जो है वो कैराकोरम रेंज हो गई। कैराकोरम के बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये कौन सी रेंज है, ये आपकी वेस्टर्न हिमालय है। ठीक है, ये वेस्टर्न हिमालय है। यहाँ पर आपको दिखेगा सेंट्रल हिमालय जो कि ग्रेट हिमालय यहाँ जहाँ पर है, सेंट्रल हिमालय। ठीक है, और यहाँ पर ईस्टर्न हिमालय।
तो बताइए, जब हमने हिमालयन रीजन को डिवाइड किया है तो उसमें वेस्टर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न हिमालय में डिवाइड किया है, लेकिन नॉर्दर्न हिमालय नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ 2023 में पूछा गया प्रश्न है ये, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब हम पश्चिमी हिमालय की बात कर रहे हैं, इसको भी नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण है, तो सिंधु से काली नदी के पश्चिमी भाग तक ये विस्तृत है। जब हम वेस्टर्न हिमालय की बात कर रहे हैं तो सिंधु से काली नदी तक हमने बात की है, किसका विस्तार है, वेस्टर्न हिमालय का विस्तार है, ध्यान रखिएगा, वेस्टर्न हिमालय का विस्तार है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जब हम केंद्रीय या मध्य हिमालय की बात कर रहे हैं तो या लघु हिमालय का विस्तार है, बृहद हिमालय के दक्षिण में या स्थित है, ठीक है, लघु और ग्रेट हिमालय के बीच में ये आपका विस्तृत है। पूर्वी हिमालय का विस्तार सिक्किम से लेकर हिमालय की पूर्वी सीमा तक है, ये याद रखिएगा। हो सकता है अगली बार क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए इस तरीके से प्रश्न बन जाए। यूरल माउंटेन कहाँ पर लोकेटेड है, ब्राजील में, रशिया में, ताइवान में या फिर मंगोलिया में। तो याद रखिएगा, यूरल माउंटेन जो है वो आपका रशिया में लोकेटेड है। ये देखिए, ये यूरल माउंटेन है कैस्पियन सी के ऊपर। यूरल माउंटेन जो है वो एशिया को अलग कर रहा है यूरोप से, ये भी प्रश्न याद रखिएगा, ठीक है। इधर यूरल माउंटेन, इधर आपको कैप्सिकन सी दिख रही है, ये एशिया और यूरोप को अलग कर रहा है। तो यूरल माउंटेन कहाँ पर है, रशिया में है। बी आपका सही उत्तर है, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ परीक्षा 2022 में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए, कुछ माउंटेन रेंज से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में बनते हैं, जैसे यूरल पूछेगा तो आप रशिया पूछेंगे, रॉकी माउंटेन पूछेगा तो आप यूएस से बताएंगे, एंडीज पूछेगा तो आप साउथ अमेरिका बताएंगे, ठीक है। यूरोप में अगर पूछेगा, आल्प्स भी आपको याद रखना है, ठीक है। एटलस कहाँ पर है, अफ्रीका में है। प्रश्न बनता है यहाँ से, ध्यान रखिएगा। नेम द माउंटेन रेंज फाउंड इन यूएसए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कौन सा माउंटेन रेंज आपका यूएसए में मिलता है, तो वो है रॉकी माउंटेन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेम द माउंटेन रेंज फाउंड इन यूएसए, दैट इज रॉकी माउंटेन। एंडीज साउथ अमेरिका में, ठीक है, याद रखिएगा। यूरल यूरोप में, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी है। यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। जब हम रॉकी माउंटेन की बात करेंगे तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, यूएसए आंसर होगा, ठीक है। या कनाडा से न्यू मैक्सिको तक फैला हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। जो रॉकी माउंटेन है वो कनाडा से न्यू मैक्सिको तक फैला हुआ है। एंडीज की अगर हम बात करेंगे तो आपको पता है एंडीज जो है वो साउथ अमेरिका में है, ठीक है। एंडीज श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रेणी है जो दक्षिण प्रशांत महासागर के समांतर दक्षिण अमेरिका द्वीप में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लो लैटिट्यूड ग्रासलैंड इन साउथ अमेरिका आर कॉल्ड, साउथ अमेरिका में जो लो लैटिट्यूड ग्रासलैंड है उसे हम क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। तो ये आपका साउथ अमेरिका दिख रहा है, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है। ये कौन सी श्रेणी है, ये एंडीज श्रेणी है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर जो ग्रासलैंड आपको दिख रहा है इसका नाम क्या है, पेम्पास है, ठीक है, याद रखिएगा। बी आपका सही उत्तर है, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर प्रेरीज के बारे में भी पूछा जाता है जो कि कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है। यहाँ पर स्टेप्स पूछा जाएगा, स्टेपीज पूछा जाएगा, तो आप याद रखिएगा ये आपका यूरोप वाला रीजन हो गया, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कई बार पूछा गया है, डाउन्स, तो वो ऑस्ट्रेलिया में। चलो आगे देखते हैं, अभी मिलेगा। यहाँ पर देखो, विश्व की प्रमुख चारागाह और संबंधित क्षेत्र देखते हैं। उष्ण कटिबंधीय चारागाह देखते हैं हम लोग। तो पूर्वी अफ्रीका में सवाना देखने को मिलता है, याद रखना, सवाना पूर्वी अफ्रीका। ब्राजील में कंपोस, ठीक है। वेनेजुएला में लानोस, कई बार पूछा गया है, वेनेजुएला में लानोस, ठीक है, ब्राजील में कंपोस, ठीक है, और सवाना पूर्वी अफ्रीका में। इसी तरीके से अगर हम टेम्परेट ग्रासलैंड की बात करेंगे, शीतोष्ण घास के मैदानों की बात करेंगे, तो पंपास कहाँ पर है, अर्जेंटीना में है। उत्तरी अमेरिका में पेरीज है, ठीक है। फिर दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड है, यूरेशिया में स्टेपीज है और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है, याद रखिएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, विभिन्न परीक्षाओं में बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है ये। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्लास, क्योंकि प्रश्न यहाँ से बार बार रिपीट होता है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लॉक माउंटेन, बताइए पूर्वांचल, सतपुरा, हिमालय या फिर महाभारत रेंज। इलाहाबाद हाई कोर्ट सीए परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो याद रखिएगा 75 का जो आपका सही उत्तर है वो है सतपुरा। मैंने आपको बताया भी था ब्लॉक माउंटेन, जो विंध्यन रेंज और सतपुरा रेंज में ब्लॉक माउंटेन में कौन सी रिवर आपकी फ्लो होती है, बताइए नर्मदा नदी के बारे में मैंने आपको बताया था, याद रखिएगा। बी आपका सही उत्तर है यहाँ पर। तो ब्लॉक पर्वत का निर्माण तनाव या खिंचाव की शक्तियों द्वारा होता है। खिंचाव के कारण धरातलीय भागों में दरारें या भ्रंश पड़ जाते हैं। यहाँ पर जो चीज मैंने आपको बताई है उतना आप लोग याद रखिएगा, उसी को एक्सप्लेन किया गया है। यूरोप में राइन घाटी, ठीक है, वॉसेजस पर्वत इसके उदाहरण है। भारत में अगर हम देखेंगे पश्चिमी घाट के पर्वत भी ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। डेकन्सबर्ग पहाड़ किस देश में स्थित है, तो बताइए चाइना में, स्विट्जरलैंड में, साउथ अफ्रीका में या फिर श्रीलंका में। तो डेकन्सबर्ग पर्वत जो है वो साउथ अफ्रीका में स्थित है। ये देखिए ये डेकन्सबर्ग रेंज है, कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अब बताओ पैम्पास ग्रासलैंड कहाँ पर है, अर्जेंटीना में, चिली में, ब्राजील में या फिर आइसलैंड में। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, जब हम पंपास की बात कर रहे हैं तो ये अर्जेंटीना में लोकेटेड है। इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। ए आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं, टर्म आउट वॉश plain is located is associated with, sorry, the term outwash plain is associated with, निम्न में से बहिर्गमन मैदान शब्द संबंधित है किससे, हिमनद से, नदी से, सामुद्रिक लहरें से या फिर वायु क्रिया से। इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो ये आउटवॉश प्लेन जो है वो आपका एसोसिएटेड है ग्लेशियर से, ठीक है। हिमनद बहिर्गमन मैदान शब्द से संबंधित है। बहिर्गमन मैदान को सैंडर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आल्प्स पहाड़ी श्रृंखला किस महाद्वीप पर स्थित है, यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में या फिर अफ्रीका में। इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न ये है। तो आल्प्स कहाँ पर है, आल्प्स जो है वो यूरोप में लोकेटेड है, ठीक है। ए आपका सही उत्तर है। आल्प्स पर्वत श्रृंखला यूरोप महाद्वीप में विस्तृत एक वलित पर्वत श्रृंखला है, याद रखिएगा। आल्प्स पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर जो है वो माउंट ब्लैंक है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और माउंट ब्लैंक कहाँ पर है, अगर आपसे पूछा जाएगा माउंट ब्लैंक कहाँ पर है, तो ये फ्रांस में स्थित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आर ऑल्सो नोन एज, उष्णकटिबंधीय घास मैदानों की बात की गई है। इन्हें हम वेल्स कहते हैं, सवाना कहते हैं, स्टेपीज कहते हैं या फिर दिया गया है पेरी कहते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरजीसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। तो इन्हें सवाना कहा जाता है, सवाना ग्रासलैंड, ठीक है। सवाना ग्रासलैंड जो है वो आपका उष्णकटिबंधीय घास मैदान का एग्जाम्पल है, ट्रॉपिकल ग्रास मैदान का एग्जाम्पल है, ये याद रखिएगा। अब एटमॉस्फेयर से रिलेटेड प्रश्नों को देखते हैं, क्या दिया गया है। अ लेयर ऑफ वार्मर एयर मे बी अबव अ लेयर ऑफ कूलर एयर एट द अर्थ सरफेस, दिस इज कॉल्ड, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम थर्मल इन्वर्जन कहते हैं, थर्मल कन्वर्जन कहते हैं, इथैल्पी कहते हैं या फिर ऑल ऑफ द एबव। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। तो इसे थर्मल इन्वर्जन कहा जाता है, जिसमें आपकी जो वार्मर एयर है वो कूलर एयर के ऊपर होती है। अब लेयर ऑफ वार्मर एयर में बी अबव अ लेयर ऑफ कूलर एयर, इसे क्या कहा जाता है, इसे थर्मल इन्वर्जन कहा जाता है। सी आपका सही उत्तर है। अब चलो यहाँ पर देख लो इस प्रश्न को क्या दिया गया है, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ड्राइवर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो आपको पता है सबसे पहली लेयर जो होती है वो ट्रोपोस्फीयर होती है, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मेसोस्फीयर, फिर थर्मोस्फीयर, फिर एक्सोस्फीयर, ये पता होना चाहिए। ट्रोपोस्फीयर, ठीक है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर जिसमें ओजोन लेयर प्रेजेंट है, समताप मंडल जिसे कहते हैं, फिर मेसोस्फीयर, फिर थर्मोस्फीयर, फिर एक्सोस्फीयर। तो अब बताओ, तो सबसे पहली लेयर तो क्या है, ट्रोपोस्फीयर है, तो डी का क्या हो जाएगा, बताओ, थर्ड हो जाएगा, अप टू 10 किलोमीटर, डी का आपका थर्ड हो जाएगा।
डी का थर्ड 2 जगह दिया गया है, ठीक है। उसके बाद वाली लेयर कौन सी है, स्ट्रेटोस्फीयर, तो 10 to 45 किलोमीटर, तो बी का सेकंड हो जाएगा, बी का सेकंड यहाँ दिया गया, ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ए मिजोस्फीयर, मिजोस्फीयर आपका क्या हो जाएगा 45 to 85 किलोमीटर, और लास्ट में थर्मोस्फीयर हो जाएगा 85 to 105 किलोमीटर, ठीक है। ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में एयर इज अ मिक्सचर, आपको पता है एयर जो है वो मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे पूछा गया है कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंटेज में प्रेजेंट होता है, तो 0.03% में, ठीक है। ए आपका सही उत्तर हो गया। यहाँ पर देख लो, नाइट्रोजन अप्रोक्सीमेटली 78%, ऑक्सीजन अप्रोक्सीमेटली 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% एंड अदर गैसेस 0.04%। लाइन्स कनेक्टिंग द पॉइंट ऑफ इक्वल विंड वेलोसिटी आर कॉल्ड, बताइए समान वायु वेग के बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, आइसोक्लाइन कहते हैं, आइसोडेमिक कहते हैं, आइसोथैच कहते हैं, या फिर आइसोथर्म कहते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये, तो इसे समवाह गति कहते हैं, आइसोथैच कहते हैं। डी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देखिए आइसोक्लाइन की अगर हम बात करें तो समान झुकाव या ढलान वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम आइसोक्लाइन कहते हैं। आइसोडेस्मिक अगर कहा जाए, या एक मानचित्र पर समान भूकंप तीव्रता मापने वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली लाइन है, ठीक है। और आइसोथर्म की बात करेंगे तो मानचित्र या चार्ट पर समान तापमान वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को हम आइसोथर्म कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, द एटमॉस्फेरिक लेयर क्लोजेस्ट टू द अर्थ। अभी हमने देखा सबसे पहली लेयर जो कि क्लोजेस्ट टू द अर्थ है वो है ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर के बाद आपका स्ट्रेटोस्फियर है। ये प्रश्न इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ परीक्षा में ही पूछा गया प्रश्न है। तो सबसे क्लोजेस्ट लेयर कौन सी हो जाएगी, ट्रोपोस्फियर हो जाएगी। सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड लाइज विद इन द एटमॉस्फेयर प्रेशर बेल्ट ऑफ डैश। यहाँ पे हॉर्स लैटिट्यूड की बात की गई है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हॉर्स लैटिट्यूड आपको यहाँ पर 30 डिग्री नॉर्थ और यहाँ पर 30 डिग्री साउथ वाले एरिया में देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा होता है, इसी वजह से पहले जब बड़ी बड़ी शिप हुआ करती थी तो उस शिप में जब प्रेशर बहुत ज़्यादा होने लगता था तो जो मर्चेंट अपने साथ घोड़े रखते थे उनको पानी में ही गिरा देते थे, मतलब डुबा देते थे, पानी में ही उनको छोड़ देते थे, तो इसका नाम पड़ गया हॉर्स लैटिट्यूड। 86 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ये इक्वेटोरियल लो रीजन्स में देखने को मिलता है। बी आपका सही उत्तर है। देखो हॉर्स लैटिट्यूड आर द रीजन ऑफ हाई प्रेशर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, स्पेशली अगर हम देखें तो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ वाला रीजन है। एक मिनट क्लास, हेलो हेलो, ठीक है, चलिए कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। बीच में कभी कभी वॉइस का इश्यू हो जाता है तो नोटिस करना पड़ता है कि वॉइस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही नहीं है अभी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हॉर्स लैटिट्यूड वो रीज़न होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होता है, और कौन सा एरिया होता है, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के आसपास वाला एरिया। यहाँ पर जो एयर होती है वो ड्राई होती है, काम होती है, बहुत कम रेनफॉल होती है, विंड बहुत स्लो होती है, इसी वजह से मूवमेंट नहीं हो पाता है शिप का, प्रेशर ज़्यादा है, शिप का मूवमेंट नहीं हो पा रहा, विंड स्लो है, ठीक है। तो मैनी डेजर्ट्स आर फाउंड इन दिस रीजन। इसे हॉर्स लैटिट्यूड क्यों कहते हैं, क्योंकि पहले की स्टोरीज है कि जो सेलर्स हुआ करते थे जब वो सीज से ट्रेवल करते थे तो कई बार वो अपने घोड़े को पानी में ढकेल देते थे। क्यों, क्योंकि विंड बहुत स्लो थी और मूवमेंट नहीं हो पा रहा था, प्रेशर भी ज़्यादा था, तो विंड के मूवमेंट के लिए जो ज़्यादा एक्स्ट्रा लोड था हॉर्स उनको पानी में फेंक दिया करते थे, ठीक है। चलिए ये हो गया। फिर एटमॉस्फेरिक एयर इज हेल्ड टू अर्थ बाय, बताइए वायुमंडल की वायु पृथ्वी से किसके द्वारा जुड़ी होती है, नमी के द्वारा, गर्म पानी के द्वारा, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा, या फिर पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा, रोटेशन ऑफ अर्थ दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ परीक्षा 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो आप सभी को पता है कि एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो पृथ्वी पर आपकी है किस जुड़ी हुई है, किसके कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो 87 का सी आपका सही उत्तर है। 88 क्वेश्चन को देखते हैं, ओजोन लेयर जो कि हमें पैराबैग्निक किरणों से प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट द लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन, इज लोकेटेड इन विच
लेयर, तो आप सभी को पता है ओजोन लेयर जो है वो समताप मंडल में प्रेजेंट होती है, जिसे कि हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। बी आपका सही उत्तर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी एग्जाम 2019 में पूछा गया प्रश्न है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में भी पूछा गया प्रश्न है। तो प्रश्न आपके रिपीट होते हैं, इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ पढ़िए, ठीक है। पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को जरूर पढ़िए, क्योंकि यहाँ से अगर आपको प्रश्न मिल जाएगा तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, मतलब प्रश्न सही करके आओगे। चलो, द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन नॉर्मली अकर्स नियर दी, बताइए ITCZ की बात की गई है, ये हमें अंटार्कटिक के पास देखने को मिलता है, कर्क रेखा के पास, मकर रेखा के पास, या फिर भूमध्य रेखा के पास, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, या फिर आपको दिया गया आर्कटिक सर्कल के पास। तो जब हम बात करते हैं ITCZ की, तो ये हमें इक्वेटर के पास देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की हम अगर बात करेंगे 89th का जो आपका सही उत्तर है वो डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये क्या है, इंटर कन्वर्जेंस जोन, ये जो ग्रीन पोर्शन आपको दिख रहा है ये इक्वेटर है, विषुवत रेखा है, और विषुवत रेखा के अगल बगल ही आपको ITCZ देखने को मिलता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इट इज अ लो प्रेशर बेल्ट नियर द इक्वेटर, ये याद रखिएगा, वेयर द ट्रेड विंड, जहां पर ट्रेड विंड फ्रॉम द नॉर्दर्न एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर मीट, जहां पर जो ट्रेड विंड है आपकी नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर से आ रही है वो आपकी मिक्स हो रही है, यही ITCZ यहाँ पर, ठीक है। तो ट्रेड विंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर से आ रही है, वो मिक्स कहाँ पर हो रही है, ITCZ पे, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ का अगर हम रीजन देखें तो हॉट एंड ह्यूमिड रीजन होता है, एयर राइजेस अपवर्ड ड्यू टू द इंटेंस हीटिंग, हैवी रेनफॉल होती है, ठीक है, और ऑल्सो कॉल्ड, इस रीजन को हम लोग डोल्ड्रम रीजन भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर है ना, बस इतना याद रखिए। ITCZ की जब हम बात करेंगे तो हमें ये इक्वेटोरियल रीजन के अगल बगल दिखेगा, ठीक है। साथ ही साथ ये वो रीजन है जहां पर ट्रेड विंड फ्रॉम द सदर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मिक्सेस। आगे देखते हैं, द टर्म डिफ्लेशन इज एसोसिएटेड विद, बताइए ग्लेशियर से, रनिंग वाटर से, सी वेव से, या फिर विंड एक्शन से। इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, क्यों, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, ठीक है, नहीं, यहाँ पर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो चलो बताओ। तो 90 का आपका जो सही उत्तर है वो क्या है, ये विंड एक्शन से रिलेटेड होता है, डी आपका सही उत्तर है। अपवहन एक वायु क्रिया है जहाँ एक क्षेत्र से ढीली रेत और धूल के आकार के कणों को तेजी से चलने वाली हवाओं द्वारा हटाने का कार्य करती है। 91st क्वेश्चन को देखते हैं, इक्वाडोर और पेरू के तट के अनुदिष्ट कभी कभी समुद्र के सतही जल के गर्म होने को कहा जाता है। द नेम गिवन टू द ओकेजनल डेवलपमेंट ऑफ वार्म ओशन सरफेस वाटर अलोंग द कोस्ट ऑफ द इक्वाडोर एंड पेरू इज एल नीनो, ला नीना, कैटरीना, या फिर रीता। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ परीक्षा 2020 में पूछा गया ये प्रश्न है, तो बताइए इसे क्या कहा जाता है। 91 का जो आपका सही उत्तर है वो है इसे एल नीनो कहा जाता है, ए आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लो, एल नीनो की जब हम बात करते हैं तो इट अकर्स व्हेन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक ओशन बिकम वार्मर, ठीक है, जब सेंट्रल और पैसिफिक ओशन जो है वो आपका ज़्यादा गर्म हो जाता है, वो रीजन नॉर्मल डेज के कंपैरिजन में, तो एल नीनो होता है, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा एल नीनो की वजह से जो मॉनसून है, इंडियन मॉनसून है, वो वीक पड़ता है, ठीक है, जिसके वजह से कई रीजन्स में सूखा देखने को मिल रहा है। मॉनसून वीक होने का मतलब क्या, रेनफॉल कम होगी तो सूखा देखने को मिलेगा। तो एल नीनो कब होता है, जब सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक रीजन जो आपका है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है, वार्मर हो जाता है नॉर्मल डेज के कंपेरिजन में। ला नीना की बात करेंगे, इट अकर्स व्हेन दी सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक ओशन बिकम कूलर, ठीक है, जब कूलर होगा सेंट्रल और पैसिफिक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक रीजन जब आपका ओशियनिक रीजन जो है वो आपका कूलर होगा तो ला नीना बनेगा, ठीक है, और इसके वजह से इंडियन मॉनसून आपका क्या होगा, बेटर होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ये ध्यान रखिएगा, स्ट्रेंथन होगा। और एल नीनो की जब बात करेंगे जब ये रीजन आपका वार्मर होगा, ठीक है, और ये इंडियन मॉनसून को वीक करता है। अब साइक्लोन और एंटी साइक्लोन से रिलेटेड प्रश्नों को हम देख लेते हैं जल्दी से। क्या दिया गया है, एक विनाशकारी उष्णकटिबंधीय तूफान जो कि गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के डेल्टाओं से टकराता
था वह कहाँ से उत्पन्न हुआ था। अच्छा, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी की यहाँ पर बात की गई। ट्रॉपिकल साइक्लोन दैट हिट द डेल्टाज ऑफ गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ओरिजिनेट ओवर द मेडिटेरेनियन, एंटार्क्टिक ओशियन, अरेबियन, अंडमान सी। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरोप परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये आपका ओरिजिनेट हुआ था अंडमान सी से। डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगला देखते हैं। ये 2021 में करंट का प्रश्न था। The cyclone that hit India's west coast in May 2021 was named as। तो ये करंट का प्रश्न था। तो उस समय मई 2021 में तौकते नाम का साइक्लोन हिट किया था पश्चिमी किनारे पर। बवंडर मतलब क्या होता है? टॉर्नेडोस मतलब क्या होता है, बताइए। पावर व्हीलिंग विंड accompanied by the funnel shaped cloud, huge wave created by underwater earthquake or by volcanic eruption, powerful seasonal storm with the low wind, a vent in the earth's surface through which molten rock and hot gases escape। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ 2020 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो बताइए, टॉर्नेडो की हम बात करते हैं तो ये कीपदार बादलों के साथ जोरदार घूमती हुई हवा होती है। ठीक है, जो फनल की तरह अपीयर होती है। कुछ फनल इस तरीके से आपका होता है ना, फनल की तरह ये अपीयर होती है। पावरफुल whirling winds accompanied by the funnel shaped clouds। ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। विली विली की अगर हम बात करें, विली विली क्या है? देखिए, लोकल विंड्स के नाम हैं। ठीक है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता, विली विली पूछा गया है। तो ऑस्ट्रेलिया में विली विली। ठीक है, द टाइप ऑफ ट्री ग्रोन्स इन टेम्परेट रीजन नहीं, विंड दैट ब्लो इन डेजर्ट नहीं, ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया को हम क्या कहते हैं? विली विली कहते हैं। सॉरी क्लास, मैंने विंड बोल दिया है ना, गलत बोल दिया। साइक्लोन की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, साइक्लोन को विली विली। फिर उसके बाद टॉर्नेडो, साइक्लोन, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम विली विली कहते हैं तो ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। सी आपका सही उत्तर है। जो मैंने अभी, मुझे लग रहा है कि मैंने विंड बोल दिया है, उसको सही करिएगा। यहाँ पर हम चक्रवात की बात करें, हम साइक्लोन की बात कर रहे हैं, जिसको जगह जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं वहाँ इसे विली विली कहा जाता है। ठीक है, हम जब बात करेंगे अटलांटिक महासागर की तो हरिकेन कहा जाता है, भारत में साइक्लोन चक्रवात कहा जाता है, चीन में टाइफून कहा जाता है, अमेरिका में टॉर्नेडो कहा जाता है। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न परीक्षा में बनता है। तो विली विली ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है, हरिकेन अटलांटिक महासागर में चक्रवात, भारत में, चीन में टाइफून और अमेरिका में अगर हम देखेंगे तो टॉर्नेडो। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ह्यूमिडिटी रेनफॉल से रिलेटेड प्रश्न है, 96 क्वेश्चन है। 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, 100 क्वेश्चन तक करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर ऑफ रेन एंड स्नो इज कॉल्ड। वर्षा और हिम का मिश्रित अवक्षेपण क्या कहलाता है? इलाहाबाद हाई कोर्ट आरोप परीक्षा 2023 में पूछा गया प्रश्न है। इसे हम स्लीप कहते हैं। ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, जब वर्षा और हिम का मिश्रित अवशेषण होता है तो उसे स्लीप कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इन विच रीजन इज द रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर? बताइए, तो हम जब इक्वेटोरियल रीजन की बात करते हैं तो इक्वेटोरियल रीजन में हमें देखने को मिलता है साल भर बारिश होती है। ठीक है, यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 97 का ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा किस ऋतु में होती है? तो मेडिटेरेनियन रीजन में सबसे ज़्यादा हैवी रेनफॉल किस सीजन में होती है? समर में, स्प्रिंग में, ऑटम में या फिर विंटर में? 2021 में इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है मेडिटेरेनियन रीजन में अगर हम देखेंगे तो रेनफॉल जो होती है वो मुख्यतः ठंडी में होती है। डी आपका सही उत्तर है। 99 क्वेश्चन को देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निकल टर्म इज यूज फॉर द वायलेंट टॉरेंशियल शावर ऑफ रेन और हेल जनरली शॉर्ट लिव्ड? प्रचंड मूसलाधार बौछार जो समानता अल्पविधि की होती है, इस कथन के लिए निम्नलिखित में से किस पारिभाषिक शब्द का प्रयोग किया जाता है? इसे क्लाउड सीडिंग कहते हैं, क्लाउड ड्रॉपलेट कहते हैं, क्लाउड ब्रस्ट कहते हैं या फिर क्लाउड क्लस्टर कहते हैं? इलाहाबाद हाई कोर्ट आरजीसी परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो याद रखिएगा, इसे क्लाउड ब्रस्ट कहते हैं, मेघ विस्फोट कहते हैं। सी आपका सही उत्तर है यहाँ पर।
क्लाइमेट से रिलेटेड प्रश्न को देखते हैं। आइसोफीन रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना। तो बताइए, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ परीक्षा 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? आइसोफीन समान मौसमी घटनाओं वाली बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा होती है। लाइन कनेक्टिंग द पॉइंट्स ऑफ सिमिलर सीजनल फिनोमिना। तो यहाँ पर सी आपका सही उत्तर है। और क्लास अभी तक यहाँ पर हम एक चीज और देख लें, फिर इसके बाद एंड करते हैं। वॉइस में कोई इश्यू नहीं है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। आइसोफीन अगर हम देखें तो समान मौसमी घटनाओं वाली बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाओं को आइसोफीन कहते हैं। आइसोबार की अगर हम बात करेंगे तो प्रेशर, समान प्रेशर जोड़ने वाली, जहाँ जहाँ समान, उन प्लेसेस पे जहाँ जहाँ समान प्रेशर है उनको जोड़ने वाली रेखा को आइसोबार कहते हैं। आइसोथर्म की बात करेंगे तो टेम्परेचर, तापमान की बात यहाँ पर होती है, ठीक है। और आइसोबात की बात करेंगे तो गहराई, समान गहराई वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा को आइसोबात कहते हैं। क्लियर है? तो आइसोपीन क्या है? जहाँ पर मौसमी घटनाओं वाली, समान मौसमी घटनाओं वाली बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को हम आइसोपीन कहते हैं। समान प्रेशर होगा तो आइसोबार कहेंगे, टेम्परेचर होगा तो आइसोथर्म कहेंगे, और समान गहराई की बात जब होगी तो आइसोबात उसे कहा जाएगा। तो क्लास, ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न था। आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम और पीवाईक्यूज के साथ मिलेंगे। अभी तक हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी में 100 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। जहां पर भी एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता होती है वहां पर मैं आपको बताती ज़रूर हूं। लेकिन अगर आपको लगता है किसी पॉइंट में मैम हमें नहीं समझ में आता है, ये पॉइंट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यहाँ पर इस सीरीज़ का मेन पर्पज़ यही है कि पास्ट ईयर्स के सारे क्वेश्चंस को मैं आपको कवर करा दूँ, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं और कौन सा टॉपिक आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर कहीं पर भी किसी भी तरीके का डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्लास। अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस के साथ। लेकिन जाते जाते ऐश्वर्या मैम हर बार एक ही बात कहती हैं कि स्वयं पे भरोसा रखिएगा, अपने ईश्वर पे भरोसा रखिएगा, माता पिता के आशीर्वाद पे भरोसा रखिएगा। जीवन में परेशानियां सबके आती हैं, लेकिन कभी भी आपको आपके जीवन की परेशानियों से ना जाना जाए, बल्कि आपको आपके जीवन की सफलताओं से जाना जाए। ये हमेशा अपने जीवन का ध्येय रखिएगा। तो धन्यवाद क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। कहीं पर भी किसी भी तरीके का डाउट होता है, परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।